हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इसे प्रीवियस वीडियो में सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड ही और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। आप विशेष ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस एक्चुअल में जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले आ चुके हैं। पॉइंट नंबर 10 देखिए, इससे पहले वाले जो पॉइंट थे, इससे प्रीवियस वीडियो में आप लेक्चर सुने, ठीक है ना, और उनको देखें ध्यान से। उससे आगे की बात कर रहे हैं बच्चों। कुछ पॉइंट्स और सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड बचे हुए हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में। ध्यान से सुने। पॉइंट नंबर 10 देखिएगा। 9 पॉइंट में इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। इस पॉइंट को जरा गौर से देखें। एक सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम का ये कोई बॉब है और इस बॉब पर चार्ज नेगेटिव है। कैसा चार्ज है, मैं अलग से यहां बना देता हूं। ये कोई बॉब है, ठीक है ना। तो इस बॉब का, इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा इस केस में? T = 2π√L/g होगा सिंपली। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो बॉब है ना, सिंपल पेंडुलम है, किसी चार्ज मेटेलिक प्लेट, कोई चार्ज मेटेलिक प्लेट है ये, जिस पर चार्ज पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर इस बॉब पर चार्ज माइनस का है, और ये ऑसिलेट करे अगर, तो उस केस में इस सिंपल पेंडुलम के इस टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा? सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इस नेगेटिवली चार्ज बॉब को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। इस पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट होगा, और वेट इसका एक तो mg है ही, एक तो इस बॉब का वेट है, और एक फोर्स लगेगा, कौन सा? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट होगा ना नीचे की तरफ। तो इसका मतलब इफेक्टिव वेट क्या होगा? इस बॉब का बढ़ जाएगा, ड्यू टू विच इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज। और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी जब इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, देन इट्स टाइम पीरियड डिक्रीज। ये बात क्लियर है? तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? घट जाएगा बच्चों। नोट कर लीजिए आप इसे। ये बात लिखी है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेट वेट ऑफ बॉब इंक्रीज, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज। और जी का मान जब इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा मेरे बच्चे? डिक्रीज होगा। यहां तक बात क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट नोट करें। एक सिंपल सा, ये भी पॉइंट बहुत सिंपल सा ही है, वही टॉपिक था, वही। जैसे ये कोई सिंपल पेंडुलम है मेरे बच्चे, ध्यान देना मेरी बात पर। इसका इफेक्टिव वेट कितना होगा? जी के बराबर होगा। इफेक्टिव वेट है mg, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी तो सेम रहेगी जी। तो इसका टाइम पीरियड होता है √L/g। क्लियर? एक बात ये हमेशा के लिए समझ लो बच्चों, ये कोई दो मेटेलिक प्लेटें हैं, दो मेटेलिक प्लेट। एक प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव है इस प्लेट पर, और एक प्लेट पर चार्ज नेगेटिव है। इन दोनों मेटेलिक प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों। ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, अदरवाइज 11th वाले बच्चे हो आप, 11th में पढ़ रहे हो, तो ये 12th में पढ़ेंगे आप। तब तक के लिए आप इसको ध्यान रखें। तो इन प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इसकी डायरेक्शन होती है मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, ठीक। और इन प्लेटों के बीच में ध्यान देना, एक सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड है, ये वाला। तो इसका वेट किधर होगा मेरे बच्चे? mg नीचे होगा, ठीक। अगर इस बॉब पर पॉजिटिव चार्ज है,
अगर इस बॉब पर प्लस चार्ज है, मान लो इस पर प्लस चार्ज क्यू है, प्लस क्यू है, तो इस बॉब को जरा गौर से देखना, ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव है, ये प्लेट कैसी है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिवली चार्ज बॉब पर फोर्स इधर लगाएगी और नेगेटिव प्लेट भी इस पर फोर्स इधर लगाएगी। इस बॉब पर एक फोर्स एक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर इस पर चार्ज पॉजिटिव है तो ये जो फोर्स लगेगा ना, ई की डायरेक्शन में लगेगा। तो इस बॉब पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट होगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्यू ई। ई यहां पर इन दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस बॉब का नेट वेट कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा आपको, एक तो mg और ये q। तो इन दोनों का नेट फोर्स कितना होगा, इन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स क्या होगा, mg डैश का स्क्वायर इक्वल टू mg का स्क्वायर प्लस qe का स्क्वायर, qe का स्क्वायर। क्लियर है? तो मुझे तो इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है जी की। तो जी डैश बराबर क्या होगा, जी डैश बराबर क्या होगा, जी डैश स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर, एम से डिवाइड कर रहा हूं, प्लस क्यू ई अपॉन एम का स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर किया मैंने, और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर हटा दो यहां से, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर। चेक कर लो ठीक से, क्योंकि इस बॉब पर जरा गौर से देखो, यहां पर नोट कर लिया, नोट कर लीजिए पहले आप इसे नोट कर लो बच्चों, आप नोट कर लिया। ये फिगर मैंने यहां दिखाया है बच्चों, यहां पर नेट वेट कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू रूट mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर। इफेक्टिव वेट, नेट वेट mg डैश इक्वल टू रूट mg का स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर। ठीक है ना? उसका रूट ले रखा है मैंने, m से डिवाइड करूंगा तो g डैश बराबर क्या आएगा, गौर से देखो, जी स्क्वायर प्लस QE अपॉन एम का होल स्क्वायर, उसका रूट, यही लिखा है मैंने, ये रहा, चेक कर लो, ये रिलेशन ये लिखा है। तो इफेक्टिव वैल्यू जी की क्या हो गई, इंक्रीज। इन दिस केस जी डैश इज ग्रेटर देन जी, इस केस में जी डैश की वैल्यू ज्यादा है, किससे, जी से। और जी का मान जब बढ़ जाएगा, जी की वैल्यू इंक्रीज हो गई मेरे बच्चे, तो टाइम पीरियड क्या होगा इस केस में, डिक्रीज होगा। जी डैश ग्रेटर देन जी, जी इंक्रीज देन टाइम पीरियड डिक्रीज। जी तो इंक्रीज कर गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। और न्यू टाइम पीरियड टी डैश इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी डैश, और जी डैश की वैल्यू यहां से निकाल लेना, आप निकालना सीख लो, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी। रटना थोड़ी है भाई, निकालना सीखना पड़ेगा ना आपको। क्लियर है ये बात? चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 देखो, यहां पर दो मेटलिक प्लेट हॉरिजॉन्टल है, एक प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव। ध्यान देना मेरी बात पर, इन दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ई इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। इसका वेट किधर है मेरे बच्चे, प्लस का चार्ज है, वेट तो सिंपली वेट तो डाउनवर्ड होगा बच्चों, प्लस हो या माइनस हो। अगर इस पर चार्ज प्लस का है तो इस पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट तो पॉजिटिव चार्ज को नीचे रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी। तो इस बॉब पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट होगा QE डाउनवर्ड। तो इस पर नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स कितना हुआ, mg प्लस QE, और नेट फोर्स की जगह पर लिख सकता हूं मैं mg डैश इक्वल टू mg प्लस QE। m से डिवाइड कर दो तो g डैश बराबर g प्लस QE बाई m। क्लियर? तो यहां पर g की वैल्यू बढ़ गई, g इंक्रीज देन टाइम पीरियड डिक्रीज, तो न्यू टाइम पीरियड फॉर्मूला लगा दीजिए, t डैश इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g डैश, g डैश की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देना, g की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मेरे बच्चे ऐसा होता, ये प्लेट प्लस होती
और ये प्लेट माइनस होती, तो उस केस में क्या होता, अगर ये प्लेट तो पॉजिटिव होती और ये प्लेट माइनस होती, तो उस केस में इस वाले बॉब पर जो फोर्स लगेगा ना क्यू, वो अपवर्ड होगा। अपवर्ड होगा तो नेट फोर्स mg में से क्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो यहां पर माइनस आएगा, फिर माइनस आएगा यहां पर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बच्चों, बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपका, आप ध्यान दें मेरी बात पर। पॉइंट नंबर 13, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन ये है, ध्यान दो मेरी बात पर, ये कोई रिजिड सपोर्ट है और इससे कोई बॉब सस्पेंडेड है, ध्यान देना, सिंपल सा पॉइंट बोल रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि इस रिजिड सपोर्ट पर चार्ज प्लस का है और इस बॉब पर भी चार्ज प्लस का है, इस पर भी चार्ज प्लस का है, ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है ना। ये जो बॉब है इस पर भी चार्ज प्लस है और इस रिजिड सपोर्ट पर भी चार्ज प्लस है, तो इन दोनों के बीच फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स रिपल्सिव होगा ना, इधर इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, ठीक है ना। तो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा भाई, इस वाले फोर्स का ये एंगल 90 है ना, तो इस फोर्स का ये कंपोनेंट कितना होगा, 0, क्योंकि एंगल 90 पर है, ये 90 पर, ये 90 डिग्री एंगल है, तो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट तो कुछ होगा नहीं, तो इस पर नेट फोर्स जो लगेगा, इफेक्टिव वैल्यू जी की जो होगी, यहां पर जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो। तो उस केस में इस पर लगने वाला जो फोर्स है इसका ये कोई कंपोनेंट नहीं होगा, इसलिए जी की जो वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू जी की चेंज नहीं होगी, और इफेक्टिव वैल्यू जी की जब चेंज नहीं होगी तो इसके टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन पढ़ो मैं, दी चार्जेस हैव नो इफेक्ट ऑन अ टाइम पीरियड टी बिकॉज, कारण उसका द रीस्टोरिंग कंपोनेंट, क्या बेटा, रीस्टोरिंग कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज 0 बिकॉज हियर थीटा इज 90। क्लियर, इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए, बहुत बहुत जरूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, जरूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से वो बोल रहा हूं। क्लियर, अगला पॉइंट देखें, पेंडुलम क्लॉक। बच्चों इस टॉपिक पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पेंडुलम क्लॉक तो देखी होगी आपने, जिसका टाइम पीरियड क्या लेते हैं मेरे बच्चे, पेंडुलम क्लॉक में एक बॉब सस्पेंडेड होता है ये, ठीक है ना, और पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड, सिंपली पेंडुलम क्लॉक बोल रहा है तो उसका टाइम पीरियड होता है मेरे बच्चे कितना, 1 सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड इसका होता है, पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड, पेंडुलम क्लॉक जो सिंपली हमको मिलती है, पेंडुलम क्लॉक देखी होगी आपने, जिसमें एक मेटलिक वायर होता है, ये वाला मेटलिक वायर होता है पेंडुलम क्लॉक में, ये वायर जो होता है ना, पेंडुलम क्लॉक अगर आपने देखी हो तो उसमें ये जो वायर है जिससे ये बॉब सस्पेंडेड है, ये वायर एक्चुअल में पेंडुलम क्लॉक के अंदर मेटल का होता है, और इस पेंडुलम क्लॉक की का एक ऑसिलेशन, इसके बॉब का एक ऑसिलेशन कंप्लीट 1 सेकंड के अंदर होता है, तो उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होता है बच्चों पेंडुलम क्लॉक का। मैं सेकंड पेंडुलम क्लॉक की बात नहीं कर रहा, मैं पेंडुलम क्लॉक सिंपली बोल रहा हूं, और पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड 1 सेकंड होता है। एक बात अच्छे से समझ लो, पेंडुलम क्लॉक का जो स्ट्रिंग है जिससे ये बॉब सस्पेंडेड है, ये पेंडुलम क्लॉक की जो स्ट्रिंग है ना, ये मेटल की होती है, ये बात समझो। दूसरा पॉइंट, अगर पेंडुलम क्लॉक, जरा गौर से देखना, एल की वैल्यू अगर बढ़ जाए, एल की वैल्यू बढ़ने का मतलब इस स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ जाए तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में होता है पेंडुलम क्लॉक का, 1 सेकंड में। अगर एल की वैल्यू बढ़ जाए तो एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है ना 1 सेकंड, वो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इसमें एक ऑसिलेशन में टाइम ज्यादा लगेगा।
तो पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाएगी। टाइम पीरियड अगर बढ़ जाए तो पेंडुलम क्लॉक स्लो होगी, क्योंकि 1 सेकंड देर से होगा, 1 मिनट देर से होगा, 1 घंटा देर से होगा, 12 देर से बजेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? फिर से समझो ध्यान से। अगर पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड बढ़ रहा है, पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड सिंपली 1 सेकंड होता है, और अगर पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड बढ़ गया, इसका मतलब एक ऑसिलेशन पहले जो 1 सेकंड में हो रहा था वो 1 सेकंड में ना हो करके 1 सेकंड से ज्यादा टाइम में होगा। तो 1 सेकंड देर से होंगे ना, 1 मिनट देर से होगा। 1 मिनट जो होना चाहिए था एक्चुअल टाइम पीरियड बढ़ गया। तो एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में, एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में होता है। टाइम पीरियड बढ़ने से 1 सेकंड से एक ऑसिलेशन में टाइम ज्यादा लगेगा। 1 सेकंड में, एक ऑसिलेशन में जब एक टाइम 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा तो पेंडुलम क्लॉक स्लो हो गई, क्योंकि 1 सेकंड देर से हो रहा है, 1 मिनट देर से होगा, ठीक है ना, 1 घंटा भी देर से होगा। तो इसका मतलब पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड अगर बढ़ गया तो पेंडुलम क्लॉक होगी स्लो। टाइम अगर बढ़ रहा है तो स्लो हो जाएगी क्लॉक, और टाइम पीरियड अगर उसका घट गया, डिक्रीज हुआ, पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड अगर घटता है, इसका मतलब 1 सेकंड जो, एक ऑसिलेशन जो 1 सेकंड में हो रहा था और टाइम पीरियड घट गया तो 1 सेकंड देर जल्दी हो जाएगा। टाइम पीरियड घट रहा है, पहले 1 सेकंड एक ऑसिलेशन हो रहा है 1 सेकंड में और टाइम पीरियड घट गया तो एक ऑसिलेशन अब जल्दी हो गया ना, तो इसका मतलब उस केस में पेंडुलम क्लॉक फास्ट हो जाएगी। अगर इसका सेंस ये हो गया पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी होगी स्लो, क्लॉक हो जाएगी स्लो, और टाइम पीरियड अगर घट जाता है तो क्लॉक हो जाएगी फास्ट। ये पॉइंट नोट किया जाए, ध्यान से सुनो। अगर उसकी इफेक्टिव लेंथ बढ़ गई मान लो, तो टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी स्लो होगी या फास्ट? टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो घड़ी स्लो हो जाएगी। और अगर इफेक्टिव लेंथ घट जाए तो टाइम पीरियड घटेगा तो पेंडुलम क्लॉक हो जाएगी फास्ट। एल की बात समझ में आ गई? अब मैं जी की बात कर रहा हूं। अगर जी की वैल्यू घटे, जी की वैल्यू कम हो जाए तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्लॉक हो जाएगी स्लो। और अगर जी की वैल्यू बढ़ गई, जी की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो ज्यादा से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम आएगी ना, तो टाइम पीरियड घट गया, और टाइम पीरियड घट गया तो क्लॉक हो जाएगी फास्ट। ये बात क्लियर है? देखो, पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपली ये है, और पेंडुलम क्लॉक जो हम जानते हैं उसका टाइम पीरियड मेरे बच्चे 1 सेकंड होता है, ठीक है ना। इफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक इंक्रीज देन क्लॉक विल गो स्लो, and if time decrease, time period of pendulum clock decrease, then clock will go fast। इस पॉइंट को अंडरलाइन किया जाए बच्चों। किया, कर लिया? सेकंड, पहला पॉइंट देखो आप जरा ध्यान से, क्योंकि पेंडुलम क्लॉक जो आपने देखी है, उस पेंडुलम क्लॉक की जो स्ट्रिंग होती है एक्चुअल में वो मेटल की होती है। देखी है? देखी होगी, ठीक है ना। उसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो एक्चुअल में मेटल की होती है, जी ध्यान रखना। मैं उसी क्लॉक की बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखो जरा, इन समर, गर्मियों के दिनों में क्या होगा? इन समर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? ये जो स्ट्रिंग मेटल की है एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी तो लेंथ बढ़ जाएगी। इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम क्लॉक इंक्रीज। गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये मेटल स्ट्रिंग एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी तो इसकी इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ इंक्रीज करेगी तो लेंथ बढ़ गई। जब लेंथ बढ़ जाएगी मेरे बच्चे तो टाइम पीरियड बढ़ गया, और टाइम पीरियड इंक्रीज, हेंस क्लॉक विल गो स्लो। पेंडुलम क्लॉक गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसकी इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाएगी, और इफेक्टिव लेंथ जब बढ़ती है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा मेरे बच्चे? बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड इंक्रीज होने से क्लॉक क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। एंड इन विंटर्स, सर्दियों के दिनों में क्या होगा? सर्दियों में क्या होता है मेरे बच्चे? विंटर्स के अंदर टेम्परेचर कम हो गया, कम हो गया तो मेटल श्रिंक होती है। टेम्परेचर कम होने से मेटल श्रिंक होंगी तो लेंथ, उसकी इफेक्टिव लेंथ घटेगी। इफेक्टिव लेंथ घटेगी तो टाइम पीरियड भी घटेगा, डिक्रीजेस। क्या बेटा? टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, लिख लेना पूरा। इन विंटर्स, सर्दियों के दिनों में क्या होगा? टेम्परेचर डाउन हो गया,
टेम्परेचर कम हो गया तो इफेक्टिव लेंथ घटेगी, इफेक्टिव लेंथ घटेगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। हैंस क्लॉक विल गो फास्ट। सर्दियों के दिनों में पेंडुलम क्लॉक फास्ट हो जाती है और गर्मियों के दिनों में क्लॉक स्लो हो जाती है। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेहतरीन पॉइंट है बच्चों, इफ लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, देखिएगा जरा ध्यान से क्या लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम का मतलब जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, मैं उस क्लॉक की बात कर रहा हूं। इफ लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम क्लॉक इज इंक्रीज्ड बाई 1 मिलीमीटर, अगर सेकंड पेंडुलम जिसकी इफेक्टिव लेंथ नियर अबाउट 1 मीटर होती है, 1 मीटर का मतलब 1000 मिलीमीटर। अरे भाई सेकंड पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ मैं बता चुका हूं, कितनी? 1 मीटर, 0.993 मीटर बताया था, नियर अबाउट 1 मीटर हो गया। 1 मीटर का मतलब हो गया, मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, और मिलीमीटर बनाएंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करो, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे ना। इफ लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाई 1 मिलीमीटर, दैट इज इंक्रीज्ड बाई 0.1%। सेकंड पेंडुलम क्लॉक की लंबाई अगर 1 मिलीमीटर बढ़ा दें, 1 मिलीमीटर बढ़ाने का मतलब हो गया लेंथ उसकी कितनी बढ़ गई? 0.1%। भाई उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर में कितना बढ़ा रहे हो आप? 1 मिलीमीटर। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? परसेंटेज इंक्रीज 1/1000 इंटू 100, 0.1 मिलीमीटर, 0.1% हुआ ना। देन क्लॉक विल गो स्लो बाई 43.2 सेकेंड इन 1 डे। एक दिन के अंदर सेकंड पेंडुलम क्लॉक जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, अगर उसकी इफेक्टिव लेंथ 1 मिलीमीटर बढ़ा दी जाए, इट मींस उसकी इफेक्टिव लेंथ 0.1% बढ़ा दें, तो पेंडुलम क्लॉक पर डे एक दिन के अंदर स्लो हो जाएगी कितनी? 43.2 सेकंड। एक दिन के अंदर मींस 24 घंटे के अंदर वो स्लो हो जाएगी 43.2 सेकंड। क्लियर? सेकंड पॉइंट नोट करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं ये बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये बात याद रखना। गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ने के कारण लेंथ बढ़ेगी, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, क्लॉक क्या हो जाएगी? टाइम पीरियड बढ़ गया तो क्लॉक हो जाएगी स्लो। इन विंटर्स, सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर घट गया, टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ घटेगी, लेंथ घटेगी तो टाइम घटेगा, टाइम पीरियड घट गया डिक्रीज होगा, ये टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो क्लॉक फास्ट हो जाएगी मेरे बच्चे। अगर हम सेकंड पेंडुलम की लंबाई, इफ लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाई 1 मिलीमीटर, कितना? 1 मिलीमीटर, दैट इज इंक्रीज्ड बाई 0.1%, देन सेकंड पेंडुलम क्लॉक विल गो स्लो बाई 43.2 सेकंड इन 1 डे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगर सेकंड पेंडुलम क्लॉक की लंबाई हम 1 मिलीमीटर बढ़ा दें, इट मींस 0.1% बढ़ा दें, तो सेकंड पेंडुलम क्लॉक पर डे एक दिन के अंदर 43.2 सेकंड स्लो हो जाएगी। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। पॉइंट नंबर 3 नोट करिए आप, इफ वी गो अप टू माउंटेन, सेकंड पेंडुलम क्लॉक की बात कर रहा हूं या पेंडुलम क्लॉक की बात कर रहा हूं? पेंडुलम क्लॉक की बात कर रहा हूं बच्चों, सेकंड पेंडुलम नहीं, मैं बात कर रहा हूं अब पेंडुलम क्लॉक की ही। टाइम पीरियड उसका कितना होता है? 1 सेकंड होता है। मैंने आपको एक बात बोली, एल का मान बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्लॉक स्लो होगी, एल का मान घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, और टाइम घटता है तो पेंडुलम क्लॉक फास्ट हो जाती है। ये तो एल की बात हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं जी की। किसकी? अगर जी की वैल्यू डिक्रीज हो तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, क्लॉक स्लो हो जाएगी, और जी की वैल्यू इंक्रीज हो तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। जी की वैल्यू अगर घटती है, डिक्रीज होती है जी की वैल्यू, तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, क्लॉक स्लो होगी। और जी का मान अगर इंक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, और टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो क्लॉक फास्ट हो जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर। इफ वी गो अप टू ए माउंटेन, अर्थ सरफेस से हम, माउंटेन मीन्स पहाड़ों पर चल जाए ऊपर, और गो डाउन इन ए माइंस, अर्थ सरफेस से हम नीचे चले जाए, या तो हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं
माउंटेन पर, या फिर अर्थ सरफेस से नीचे जाएं माइंस के अंदर, माइंस समझते हो ना, नीचे चले जाएं, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर या अर्थ सरफेस से नीचे जाने पर, दोनों ही केस में जी का मान घटता है बच्चों, जी डिक्रीज होगा। और जी जब डिक्रीज होगा, जी जब डिक्रीज होगा तो इससे डिवाइड करोगे तो टी क्या करेगा मेरे बच्चे, इंक्रीज करेगा। और टी इंक्रीज जब होगा तो टाइम पीरियड बढ़ गया तो क्लॉक विल गो स्लो। क्लियर? इफ वी गो अप टू ए माउंटेन और डाउन इन माइंस देन वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, हेंस टाइम पीरियड इंक्रीज, देन पेंडुलम क्लॉक विल गो स्लो। पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। एट द पोल्स ऑफ अर्थ, अर्थ के पोल पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। जी की वैल्यू अगर हम अर्थ के पोल की तरफ जाएं तो जी का मान बढ़ेगा बच्चों, क्योंकि पोल पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना? एट द पोल्स ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम मींस इंक्रीज और टाइम पीरियड डिक्रीज, हेंस क्लॉक विल गो फास्ट। तो क्लॉक क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्लियर? ये बात क्लियर होगी मेरे बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, पॉइंट नंबर 3 बहुत काम का है, जरूरत से ज्यादा काम का है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बच्चों, ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान से सुनिएगा। इफ वी गो 1 किलोमीटर हायर फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर हम अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाए, अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर चले जाए, 1 किलोमीटर की हाइट पर चले जाएं, तो मैं उस क्लॉक की बात कर रहा हूं जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होता है, पेंडुलम क्लॉक की बात कर रहा हूं सिंपली। इफ वी गो 1 किलोमीटर हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ देन पेंडुलम क्लॉक विल गो स्लो बाई 13.5 सेकंड पर डे। तो पेंडुलम क्लॉक जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होता है, अगर हम अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो एक दिन के अंदर 13.5 सेकंड स्लो हो जाएगी। क्लियर है? कितना पॉइंट, 13.5 सेकंड स्लो होगी पर डे। अगर हम अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर की हाइट पर चले जाते हैं तो पेंडुलम क्लॉक जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होता है, वो एक दिन के अंदर 13.5 सेकंड स्लो होगी। ये कैलकुलेटिव वैल्यू है, नोट कर लेना। इफ वी गो 1 किलोमीटर डीप द अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस से हम 1 किलोमीटर नीचे चले जाए तो पेंडुलम क्लॉक एक दिन के अंदर कितना, 6.75 सेकंड पर डे स्लो होगी। अगर हम अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर की हाइट पर जाते हैं तो पेंडुलम क्लॉक पर डे 13.5 सेकंड स्लो होगी। और अर्थ सरफेस से हम 1 किलोमीटर डेप्थ पर चले जाए, नीचे चले जाए माइंस के अंदर, तो पेंडुलम क्लॉक एक दिन के अंदर कितना, 6.75 सेकंड क्या हो जाएगी, पर डे स्लो होगी। ठीक है? ठीक है। टू रिकॉर्ड प्रॉपर टाइम एट दीज प्लेसेस, उन जगहों पर अगर हम प्रॉपर टाइम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्या मेरे बच्चे, टू रिकॉर्ड प्रॉपर टाइम एट दीज प्लेसेस, जहां पर जी की वैल्यू कम हुई है, तो क्या होगा मेरे बच्चे, 2π√L/G। जैसे हम अर्थ सरफेस से हाइट पर गए तो जी का मान घटेगा, डेप्थ पर गए तब भी जी का मान घटेगा। और अगर हम प्रॉपर टाइम उन जगह पर प्रॉपर टाइम निकालना चाहते हो तो जी घटेगा, तो एल की वैल्यू भी घटानी पड़ेगी आपको, जिससे L/G क्या रहे, सेम रहे, तभी प्रॉपर टाइम निकाल पाओगे। ये कह रहा है टू रिकॉर्ड प्रॉपर टाइम एट दीज प्लेसेस। दीज प्लेसेस का मतलब कहां की बात कर रहा है, अर्थ सरफेस से ऊपर जाए या अर्थ सरफेस से नीचे जाए तो जी का मान घटता है। जी का मान घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ गया। और अगर हमको सही टाइम रिकॉर्ड करना है तो जहां पर जी का मान घटा है वहां पर एल का मान भी उसी रेशियो में आपको घटाना पड़ेगा, जिससे L/G क्या रहे, सेम रहे, तभी हम प्रॉपर टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं। टू रिकॉर्ड प्रॉपर टाइम एट दीज प्लेसेस L मस्ट बी सो डिक्रीज सो दैट L/G बिकम द सेम एज ऑन सी लेवल। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे? एक छोटा सा क्वेश्चन देखें मेरे बच्चे, राजा बेटा इनको नोट करते जाइए, आप इन पॉइंटों को नोट करते जाइए, तभी मजा आएगा आपको, अदरवाइज
टॉपिक छूट जाएगा आपका, ध्यान से। एग्जाम्पल नोट कीजिए, एक छोटा सा नोट करिए जल्दी से इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है ये, जरा देखें। L is the effective length of a simple pendulum, M is the mass of the bob, and theta is its angular amplitude. Angular amplitude. The bob collides with a ball of same mass M at its extreme position. क्वेश्चन पूछ रहा है, what is the momentum given by the bob to the ball? क्वेश्चन नोट करो पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई सिंपल पेंडुलम है जिसकी इफेक्टिव लेंथ L बता रहा है और इससे एक बॉब सस्पेंडेड है, इसका मास M है और एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा है। थीटा क्या है? एंगुलर एम्पलीट्यूड है। और ये बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पर एक बॉल रखी है कोई, जिसका मास इस बॉब के बराबर है, और ये बॉब एक्सट्रीम, यहां पर वो कोई बॉल रखी है और ये बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पर चलकर, जिसका मास M है, M मास की बॉल से अगर टकराए तो ये बॉब, इस बॉब के द्वारा इस बॉल को कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा है। तो सोचो अपने दिमाग से, ये जो बॉल है ना, ये कहां रखी है? इस बॉब की एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी ऑफ बॉब बिकम जीरो। एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी ऑफ बॉब बिकम जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब एंड पोजीशन हो गई ना। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। तो ये कह रहा है स्विंग करते हुए, ये जो बॉब है स्विंग करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन पर सेम मास की ब्लॉक किसी बॉडी से या किसी बॉल से टकराए तो उस समय इस बॉब के द्वारा इस बॉल को कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया जाएगा। कब? जब ये बॉब सेम मास की किसी बॉल से एक्सट्रीम पोजीशन पर टकराई, तब ट्रांसफर्ड मोमेंटम पूछा है। क्योंकि एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी ऑफ दिस बॉब बिकम जीरो, और जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी जब जीरो हो गई एक्सट्रीम पोजीशन पर तो इसका मोमेंटम जीरो होगा, और मोमेंटा जब जीरो होगा तो बॉल्स के जस्ट टच में जब आएगा तो इसके द्वारा इसको ट्रांसफर्ड मोमेंटा, जब इसके अपने पास ही मोमेंटा नहीं है तो ये ट्रांसफर करेगा ही क्यों भाई? तो ट्रांसफर्ड मोमेंटा यहां पर क्या होना चाहिए? जीरो। रिजल्ट यही लिखा है मेरे बच्चे, देखो रिजल्ट यही लिखा है, देख लो। ये तो फिगर बना लिया होगा, और मैं जहां तक समझता हूं ये क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा आपने। ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, फिगर भी बना लिया होगा। मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिया, और इसका रिजल्ट भी नोट कर लो। सॉल्यूशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी ऑफ बॉब बिकम जीरो। वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉब की क्या हो जाएगी? सो मोमेंटम ऑफ बॉब एट एक्सट्रीम पोजीशन, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी जीरो। जब बॉब का मोमेंटा जीरो है तो ट्रांसफर्ड मोमेंटा भी जीरो होगा, क्योंकि अब जब बॉब के पास ही मोमेंटा नहीं बचा हुआ है भाई, तो ट्रांसफर करेगा ही क्यों? Hence momentum given by the bob to the ball is also be zero. Clear? Next question, next topic, next line इंपोर्टेंट है बच्चों। इसको अगर आप नोट कर लो तो बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा टॉपिक है, और डायरेक्ट फॉर्मूला आपको समझना है और याद रखना है। ठीक है? सिंपल पेंडुलम इन ए वैगन स्लाइडिंग डाउन ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। कोई फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है जिस पर कोई वैगन के अंदर, किसी कंपार्टमेंट के अंदर कोई सिंपल पेंडुलम है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल पर, और इस पर कोई वैगन मींस कंपार्टमेंट, कोई, क्या मेरे बच्चे, ये कोई कंपार्टमेंट मान लो या कोई व्हीकल मान लो या कोई गाड़ी मान लो, कुछ ही मान लो, एक्स वाई जेड, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ये स्लाइड कर रहा है ये वैगन, और इससे सस्पेंडेड जो बॉल है, इससे क्या बेटा, बॉब सस्पेंडेड है ये वाला,
ठीक है ना। इसका वेट किधर होगा, ये डाउनवर्ड। इस वेट का ये कंपोनेंट कितना होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा mg cos थीटा, और इसका वेट का ये कंपोनेंट कितना होगा mg sin थीटा। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इसका मतलब वैगन के अंदर इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा, कितना एक्सेलेरेशन होगा g sin थीटा। क्लियर, ठीक है मेरे बच्चे। तो जब इस वैगन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्सेलेरेशन कितना होगा g sin थीटा, तो इस g sin थीटा का स्यूडो फोर्स अपोजिट जाएगा इधर, तो इधर की साइड में स्यूडो फोर्स कितना एक्ट होगा, mg sin थीटा लगेगा। तो इसका मतलब ये तो स्यूडो फोर्स और ये एक्चुअल फोर्स इक्वल और अपोजिट, बात खत्म हो गई, बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब इस वैगन के अंदर जो पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड है, वो एक्चुअल में वो इस वैगन का जो इस वाले प्लेन का इंक्लाइंड प्लेन, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, इस इंक्लाइंड प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर रहेगा ये, ऐसे ही रहेगा ये, और इस तरह से ऑसिलेट करेगा ये। इसमें भाई ये जो वैगन है इसके अंदर जो सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड है, इस सिंपल पेंडुलम का जो वेट है, इस वेट के दो कंपोनेंट किए मैंने, एक तो mg cos और एक mg sin। तो ये वैगन डाउनवर्ड स्लाइड करते समय इसमें एक्सीलरेशन है g sin थीटा। तो सिंपल सी बात है, कोई व्हीकल है, कोई वाहन है, उसमें एक्सीलरेशन जिधर होगा उसका स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट होगा। तो ये जो एक्सीलरेशन की वजह से इसमें इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है mg sin थीटा, इतना ही स्यूडो फोर्स अपोजिट होगा। तो ये तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस। तो इसका मतलब इस बॉब पर नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना है, mg नहीं होगा मेरे बच्चे, mg के तो दो कंपोनेंट कर लिए आपने, इस mg के तो दो कंपोनेंट कर लिए, ये वाला और ये वाला, और वैगन डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है, इसमें एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन होता है तो उसका स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट होगा। तो ये तो एक्सीलरेशन की वजह से फोर्स है और इसका स्यूडो फोर्स इधर है, जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ये बैलेंस कर लेंगे। तो इस पर नेट फोर्स तो डाउनवर्ड इधर रह गया ना, इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर रह गया नेट फोर्स, तो ये वाला mg cos थीटा। और ये जो स्ट्रिंग है इसकी पेंडुलम की, इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रहेगी और इस तरह से ऐसे चमकेगी ऐसे। तो इस पर नेट फोर्स कितना हुआ डाउनवर्ड, mg cos थीटा। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड mg cos थीटा है, इस पर नेट फोर्स mg cos थीटा है, किधर, इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर cos थीटा चाहिए, cos थीटा। तो mg डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा, m से m, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g कितनी होगी यहां पर, g cos थीटा। सो टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम ऑन इन ए वैगन स्लाइड ऑन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, इफेक्टिव वैल्यू इसकी g की होगी g cos थीटा। सो इट्स टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g की जगह पर क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चे, g cos थीटा। क्लियर, g की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हुई, और g की वैल्यू कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड इस सिंपल पेंडुलम का बढ़ जाएगा। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है, नहीं है क्लियर, इसको नोट कर लें आप, नोट करिए आप इसको। Simple pendulum in a wagon sliding on a frictionless inclined plane. Let a simple pendulum of length L has been set up inside a wagon sliding down on frictionless inclined plane, जैसा कि फिगर देख रही है, having an angle of inclination theta with the horizontal. इस inclined plane का horizontal से कितना एंगल है, थीटा है, ठीक है नहीं, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप, फिगर बना लिया होगा। Here mg can resolve into two components, mg के दो कंपोनेंट कर दिए हैं मैं, तो एक तो mg cos और एक mg sin। mg sin थीटा पैरेलल टू प्लेन, mg sin थीटा इस पैरेलल प्लेन के पैरेलल है, जिसकी वजह से वैगन में एक्सीलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड, कितना, g sin थीटा। एंड mg cos थीटा दिस कंपोनेंट mg cos थीटा नॉर्मल टू प्लेन। व्हेन वैगन स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, जब वैगन इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे स्लाइड कर रहा है, when wagon slide down on inclined plane,
द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा। भाई इस वैगन का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा। सो फिक्टिटियस फोर्स, सीडो फोर्स जिसको बोलते हैं, ऑन द बॉब एम जी साइन थीटा अपोजिट होगा, इधर होगा, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। सो नेट फोर्स ऑन बॉब विल बी एम जी कॉस थीटा। नेट फोर्स, क्योंकि ये बैलेंस कर लिया इसने, तो नेट फोर्स कितना रहा, एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल टू इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन के नेट फोर्स नॉर्मली होगा एम जी कॉस थीटा, ये वाला। क्लियर, यस और नो? नॉर्मल टू इंक्लाइंड प्लेन, हेंस द स्ट्रिंग विल रिमेन नॉर्मल टू प्लेन। इसीलिए इस वैगन के अंदर स्ट्रिंग क्या रहेगी, इस इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मली रहेगी, ऐसे ऐसे, और ऐसे ऑसिलेट करेगी। पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करेगा इसके अंदर, ऐसे और ऐसे ऑसिलेट करेगा। सो इट्स टाइम पीरियड। तो इसका इफेक्टिव वैल्यू जी कितनी कितनी हो गई, नेट वेट एम जी डैश इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एम से एम कैंसिल, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू जी कॉस थीटा। और इफेक्टिव वैल्यू जब जी की वैल्यू निकल आई तो इसका टाइम पीरियड निकल आएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी डैश, और जी डैश की जगह पर वैल्यू लिख देना जी कॉस थीटा। ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? यहां तक बात क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं यहां पर कॉनिकल पेंडुलम की। बच्चों ये कॉनिकल पेंडुलम आप पहले, मैं इसको डिस्कस करा चुका हूं बच्चों, किसमें, कॉनिकल पेंडुलम को मैं पहले डिस्कस करा चुका हूं। सर्कुलर मोशन एक चैप्टर बने डिस्कस किया था, उसका वीडियो देखें आप, लास्ट वीडियो सर्कुलर मोशन का लास्ट वीडियो देखें, उसमें कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैं डिस्कस कर चुका हूं। फिर भी एक बार और बता देते हैं कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है बच्चे, देखो ध्यान से जरा। कॉनिकल पेंडुलम का मतलब होता है, ये तो बच्चों सिंपल पेंडुलम, देखो ये ध्यान देना, ये सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम कहलाएगा, ठीक है। अरे भाई एक स्ट्रेट लाइन में मीन पोजीशन के बोथ साइड टू और फ्रो ऑसिलेट करे तो सिंपल पेंडुलम है। और ये कहलाएगा कॉनिकल पेंडुलम, देखो कैसे, ऐसे ऑसिलेट करे, ऐसे, ये कॉनिकल पेंडुलम कहलाएगा। क्लियर है? ये जो फिगर बनी है ना तुम्हारे सामने, ये वाली, ये फिगर यही बनी है कॉनिकल, ये कॉनिकल पेंडुलम कहलाएगा। दिख रहा है ना, ये कॉनिकल पेंडुलम कहलाएगा मेरे बच्चे, ये वाला। क्लियर? इसका टाइम पीरियड का मतलब, इस कॉनिकल पेंडुलम को एक बार कंप्लीट एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना है मुझे, टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। फिगर देख लें आप इसका, ये कोई, ध्यान दें, ये कोई बॉब है, स्ट्रिंग, और ये से बॉब सस्पेंडेड है। इस स्ट्रिंग की इफेक्टिव लेंथ तो एल है, और इस बॉब का वेट डाउनवर्ड है, और इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड निकालना है। हमने इस स्ट्रिंग में टेंशन मैंने मान लिया T1, ठीक है ना, ये वाली, और इस बॉब का वेट किधर है, डाउनवर्ड। दिस टेंशन कैन रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, इसके 2 कंपोनेंट कर दिए, एक तो T1 कॉस और एक T1 साइन। तो ये कंपोनेंट तो बैलेंस कर लेगा किसको, वेट को, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगा रह गया ना इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ, T डैश साइन थीटा। दिस फोर्स प्रोवाइडेड सेंटीपिटल फोर्स नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन फॉर दिस बॉब। इस बॉब के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए सेंटीपिटल फोर्स देगा। तो यहां पर देखा, गौर से देखो, T1 cos थीटा बराबर तो mg हो गया, T1 cos थीटा बराबर तो mg हो गया, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है T1 sin थीटा बराबर सेंटीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। इन दिस रिलेशन r क्या चीज है, r इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है, ये वाली, और ये एंगल थीटा बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है l, और ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, ये वाली। इस r को निकालना है, तो यहां से r अपॉन l, R अपॉन एल बराबर होगा साइन थीटा। तो R बराबर क्या हो जाएगा यहां से, L साइन थीटा। तो यहां पर मैंने लिख दिया, ये रहा, इस R की जगह पर L साइन थीटा लिख लेंगे हम। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, देन वी गेट, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो तो T1 से T1 कट गया, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg, m से m कैंसिल,
आर की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, इस आर की जगह पर देखो T1 से तो T1 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, साइन अपॉन कॉस, यहां से बचेगा आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ये लिखा है इक्वल टू, इस आर की जगह पर लिख दिया मैंने एल साइन थीटा, इस आर की जगह पर यहां से एल साइन थीटा लिखा है इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस इक्वल टू, यहां से क्या बचा एल अपॉन जी इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां से ओमेगा स्क्वायर बराबर जी को इधर ले लो, एल को नीचे ले लो, जी अपॉन एल कॉस थीटा, स्क्वायर हटाएंगे ओमेगा बराबर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है, टी की ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी इक्वल टू रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। टाइम पीरियड निकल आया, उल्टा कर दो बोथ साइड, 2 पाई को इधर ले जाओ, एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये रेक्टिफिकेशन नहीं है, दिमाग लगाएं आप यहां पर। क्लियर, यहां तक बात क्लियर होगी बच्चों, नोट कर लिया होगा जहां तक समझता हूं, टाइम पीरियड समझ आ गया होगा बच्चों इस वीडियो में। ठीक है ना, इस वीडियो को 1-2 बार सुने, ठीक है ना। मैंने सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने बताए आपको, सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को 1-2 बार सुन लें और रिवाइज कर लें।